Assalamu alaikum, my dear students. We have started chapter number 16, that is support and movement. Or after finishing the movements in plants, now we want to jump to the next topic. And next topic is support and movement in animals. आइए हम देखते हैं कि हमारी बुक में इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, welcome to the whiteboard. हम डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स. अब आपने अपनी बुक को फॉलो करना है तो आपकी बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज स्केलेटन. तो इसका आंसर ये है कि स्केलेटन इज अ रिजिड एंड हार्ड और हार्ड एंड रिजिड फ्रेमवर्क. हार्ड एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. और इस हार्ड एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी के मेरे पास कितने फंक्शन हैं? 3. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. कि इसकी मदद से आपके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन मिलती है. कि जैसे मेरे बॉडी का सबसे डेलिकेट पार्ट है ब्रेन एंड इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. फिर मेरे लंग्स और मेरा हार्ट इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. ठीक है. तो प्रोटेक्शन इस स्केलेटन का एक वन ऑफ द मोस्ट वाइटल स्ट्रक्चर है, फंक्शन है सॉरी. और नंबर 2 इज द शेप. ये क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स? शेप प्रोवाइड करता है. फिर इसके अलावा ये करेगा स्टूडेंट्स कि ये सपोर्ट देगा. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सपोर्ट? यानी कि हमने बहुत डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि इस पर्टिकुलर हार्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सी सॉफ्ट चीज़ें अपने आप को अटैच कर सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिल जाता है? सहारा मिल जाता है. जैसे कि हमारे मसल्स पे अटैच हो सकते हैं, हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स पे अटैच हो सकते हैं. और इसकी वजह से जाहिर है इसे उन्हें क्या मिल जाता है? सहारा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाती है. अगर मैं एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी के रेफरेंस से बात करूं तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास 2 किस्म के क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो जब मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो जाहिर है कि उस वाले केस में ये सिंगल सेल ही क्या करेगा कि अपने गिर्द कोई ना कोई क्या करेगा? स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने फोरामिनिफेरेंस में देखी थी, राइट. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे सेक्रीट देयर ओन शेल. लेकिन अगर मेरे पास क्या हो जाए? सेल्स ऑर्गेनिजम्स हो जाए मल्टी सेलुलर. ठीक है. अगर मेरे पास ऑर्गेनिजम्स हो जाएं मल्टी सेलुलर तो उस वाले केस में जो हमारा स्केलेटन है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है. और उसको बनाने वाले स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप हो जाते हैं. फिर इसको अगर मैं देखूं तो सम टाइम इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड हो सकते हैं और पास केसेस में इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ऐड हो सकते हैं. इसका मतलब यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन सिंपल और मल्टी सेलुलर का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो यहाँ पे आपने स्पेशलाइज्ड सेल को जिक्र करना है और दूसरा इसके अंदर ये बताना है कि इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्रेग्नेशन के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं. और अगर हम बात करें आप लोगों की बुक के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए टाइप्स की, तो मेरे पास 3 किस्म के स्केलेटन पॉसिबल हैं. नंबर 1, सबसे पहला स्केलेटन मेरे पास कौन सा था स्टूडेंट्स? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, राइट. और दूसरी टाइप के स्केलेटन को हम नाम क्या देते हैं? वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन. और ये डिस्कस आप लोगों से पहले हो गया है कि बेसिकली एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि जब बॉडी के हार्ड पार्ट्स बाहर हों और सॉफ्ट पार्ट अंदर हों तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सो मीन्स बाहर पाया जाने वाला. और थर्ड किस्म का स्केलेटन क्या कहलाता है? एंडोस्केलेटन. और ये बात भी समझाई थी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि अगर हार्ड पार्ट्स अंदर हों, अगर हार्ड पार्ट्स बॉडी के अंदर हैं और सॉफ्ट पार्ट्स जैसे कि हमारी स्किन है, हमारे मसल्स हैं, हमारे
लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, दे आर लाइंग आउटसाइड द स्केलेटन, तो हम इसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन। लेकिन अगर ना मेरा स्केलेटन हार्ड हो के अंदर हो और ना ही बाहर हो, बल्कि किसी फ्लूइड की वजह से मेरी स्ट्रक्चर बन रही हो, तो हम उसे नाम कर देते थे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और हमारा जो पहला टाइप ऑफ स्केलेटन जिसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज नन अदर देन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सो लेट्स मूव टू द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नाम के मीनिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत पढ़े लिखे बच्चे, आपके लिए कोई मुश्किल सी बात नहीं है कि जहां कहीं भी हम वर्ड हाइड्रो यूज करते हैं तो उससे मुराद एक ही होती है कि यहाँ पे जो मोस्ट वाइटल मॉलिक्यूल है दैट इज अ वाटर। तो अगर किसी स्केलेटन की स्ट्रक्चर को शेप देने का काम कौन कर रहा हो, वाटर और वाटर लाइक सब्सटेंस, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। देखते हैं कि ये वाला स्केलेटन कहाँ होता है, किस जगह लोकेट करता है, कौन से फाइलम में होता है। इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए जंप टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। तो आंसर मेरे पास ये है मेरे स्टूडेंट्स कि इन ऑर्गेनिजम्स की कि जिनमें ये पाया जाता है, दे हैव गॉट अ कैविटी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कैविटी को हम लोग नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। अब आप लोग जरा पार्ट 1 के एनिमल किंगडम वाले चैप्टर को अपने माइंड में लाएं और सोचें कि कौन कौन से ऐसे फाइला हैं कि जिनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। तो जाहिर है कि जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती होगी, या हम एक और वर्ड यूज करेंगे आप लोगों के साथ, सिलोमिक कैविटी, सिलोम, इधर इट वाज अ सूडोसिलोम और इट वाज अ सिलोम, तो उनके अंदर भी अगर स्केलेटन कोई और ना हुआ तो यही प्रेजेंट होगा, राइट। तो कोई नाम आया आप लोगों के माइंड में? तो आंसर इज वेरी सिंपल कि हमारे पास फाइलम है नंबर 1 वाज नाइडेरिया। आप में से किस स्टूडेंट्स के माइंड में इसकी एग्जाम्पल आई है नाइडेरिया की? अगर नहीं आई तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम नाइडेरिया को फाइलम सिलेंट्रेटा और खैलेंट्रेटा भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट था, हाइड्रा। फिर इसकी एग्जाम्पल थी मेरे पास जेलीफिश, राइट। और फिर इसकी एग्जाम्पल थी मेरे पास सी एनेमनी, बहुत से लोग इसे सी एनीमोन भी बोलते हैं, सी एनेमनी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसकी हैं, फाइलम नाइडेरिया की। इसके अलावा यू नो कि हमारे पास प्रेजेंट था फाइलम नीमाटोडा। और अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप में से किसी को इसी एग्जाम्पल याद आई है तो एस्केरस लैम्ब्रिकॉइड, ये इसकी एग्जाम्पल है। और फाइनली आप लोगों को एक और ग्रुप में नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज द फाइलम एनेलिडा। और एनेलिडा की जो एग्जाम्पल हैं उसमें जाहिर है अर्थवर्म और लीचेस शामिल हैं, लीचेस। अगर आप में से कोई और बच्चा मुझे एक और नाम बताए तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बिकॉज कि हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ा था। और इसका आंसर है मेरे पास नेरीज। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव गॉट व्हाट द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, राइट। अब ये मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को एग्जाम्पल बना के मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो मैंने ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपसे ये बात की थी, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों के पास ये एक सिंपल बैलून है। इस बैलून की कोई शेप नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें सिंपली क्या करूं, एयर भर दूं, तो आप देखेंगे कि नाउ इट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर। अब इसकी कोई ना कोई शेप बन गई है। इसकी शेप की वजह क्या है कि इसके अंदर गैस के या एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। उस प्रेशर की वजह से इसकी शेप मेंटेन हो रही है। इन ऑर्गेनिज्म के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इन ऑर्गेनिज्म की कैविटी का नाम क्या था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाहर क्या प्रेजेंट है, डेफिनेटली मसल्स। ये मसल्स एक तरह के भी हो सकते हैं और दो तरह के भी हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक तरह और दो तरह? एक तरह से मुराद कि सिंपल सर्कुलर मसल्स भी हो सकते हैं, और टू टाइप्स या दो तरह से मुराद ये है कि लुक एट दिस वेरी इमेज ऑफ अर्थवर्म। तो यहाँ पे आपको दो किस्म के मसल नजर आ रहे हैं।
एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरे सर्कुलर। लेकिन अगर आप देखते हैं इस सी एनेमनी को तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्कुलर मसल नजर आते हैं। तो जब ये वाले मसल्स उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अगेंस्ट जोर लगाते हैं तो शेप क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। आप लोगों ने ये वाली बात भी देखी होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे मसल्स को काम करने के लिए एक रेफरेंस फोर्स चाहिए होती है, राइट। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट खलाई स्टेशन से या स्पेस स्टेशन से वापस हमारी ज़मीन पे आता है तो उसके मसल्स बहुत वीक हो चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, दे डोंट हैव सफिशिएंट फोर्स टू वर्क अगेंस्ट इट। और ये ज़मीन पे जब आके चलते हैं तो ज़मीन उन्हें मनोभारी लग रही होती है। फिर आहिस्ता 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 उन्हें एक्सरसाइज करवाई जाती हैं तो उनके मसल्स दोबारा से ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक टोन अप हो जाते हैं। तो देयर शुड बी अ फोर्स, देयर शुड बी अ रेफरेंस जिसके अगेंस्ट फोर्स लगाई जा सकती हो। तो जैसे हमारे पास ज़मीन की फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं मेरे मसल्स, तो उनमें एनर्जी रहती है, इस तरीके से इस वाटर फिल्ड चेंबर के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं ये वाले सर्कुलर मसल्स या लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, तो क्या रहती है, शेप बरकरार रहती है या शेप बनती है। तो ये है इनका मोड ऑफ एक्शन कि जो मेरे पास मसल्स हैं, मसल्स दे वर्क अगेंस्ट फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, राइट। और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी की वजह से या उन मसल्स की वजह से ही ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपराइट पोजीशन पे बरकरार रहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो पहली एग्जांपल जो आप लोगों की बुक में गिवन है दैट इज अ सी एनेमनी। अब सी एनेमनी यू नो वेरी वेल इट बिलोंग्स टू द नाइडेरिया और फाइलम सेलेंटोरेटा। और इस सी एनेमनी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये एक रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। आप इस इमेज को देखते जाएं और मेरी बातों को अंडरस्टैंड करें बिकॉज की ये सारी बातें हमने पार्ट वन में आप लोगों से की थी। इसकी एक बेजल डिस्क होती है और इसके सेंटर में एक कैविटी है एंड दैट वेरी कैविटी इज नन अदर देन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इट रिमेन्स फिल्ड विद वाटर, ये पानी से हमेशा भरी रहती है। और अगली बात यह है कि अगर आप इसका सेक्शन देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर सर्कुलर मसल्स हैं, राइट। अब कौन सी चीज इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या रखती है, इरेक्ट रखती है इन द वाटर प्रेशर, जाहिर है काफी डेप्थ में भी रहते हैं, तो आंसर इज दीज पर्टिकुलर सर्कुलर मसल्स। तो जितना ज्यादा इस पर्टिकुलर कैविटी में वाटर होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग इसके मसल्स डेवलप हो जाएंगे और ये मूव कर सकेगा अगेंस्ट द करंट इवन डिटैचिंग इट सेल्फ फ्रॉम द बेजल डिस्क। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन सी एनेमनी। अब हम लोग बात करेंगे अर्थवर्म की। यू नो अर्थवर्म, लुक एट दिस इमेज, आपको नजर आ रहा है कि अर्थवर्म इज बेसिकली अ कंपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आपको पता है कि हर एक कंपार्टमेंट को नाम दिया था, क्या नाम दिया था आपको याद है जी, प्रोग्लॉटिड नाम देते थे हम लोग इसको। तो हर प्रोग्लॉटिड के दरमियान में एक की वजह क्या है, पार्टीशन है, राइट। इस पार्टीशन या इस कंपार्टमेंट के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। और अगर आप लोग इस फ्लूइड के अगेंस्ट कोई चीज एक्सर्ट करना चाहते हैं तो दैट वेरी चीज इज बेसिकली अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड बाय two types of muscles, one of them is longitudinal muscle, other one is circular muscle। अब देखना मैंने ये है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने पढ़ा था वैसे लास्ट टॉपिक में, चैप्टर नंबर किंगडम एनिमिलिया में पढ़ा था हम लोगों ने, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे मूव लाइक अ मेजरिंग ऑर्गेनिज्म। लगता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जमीन के सर्वे पे निकला हुआ है, और जब ये जमीन के सर्वे पे निकलता है तो हमें पता चलता है कि किसी पॉइंट पे अपनी बॉडी को बहुत मोटा कर लेता है और छोटा कर लेता है, और अगले ही लम्हे पे ये उसी पोर्शन को बहुत लंबा और पतला कर लेता है। सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिज्म ये वाली चीज कैसे गेन करता है। तो आंसर इज कि जब इस ऑर्गेनिज्म ने छोटा होना होता है तो ये क्या करता है, ये अपने सर्कुलर मसल्स को रिलैक्स कर लेता है, ठीक है, और अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और जब इसे लंबा होना होता है तो ये रिवर्स प्रोसेस करता है, मींस एंटागोनिज्म शो करता है। अब ये अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को लंबा कर लेता है और अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, राइट। इस तरीके से ये वाला ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को लंबा और पतला और छोटा और मोटा कर सकता है।
प्लस इसके अलावा जो चीज़ इसको हेल्प कर रही है इन मूवमेंट, दिस वेरी मेजरिंग मूवमेंट, वो क्या है कि हर कंपार्टमेंट के नीचे 2 कांटेदार ब्रिस्टल्स कांटे लगे होते हैं। आप अगर वही बात है प्रीवियस ईयर में जाएं और जाके इस टॉपिक को स्टडी करें अर्थवर्म को, तो हमने वहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई थी। चलें आपके लिए रिकॉल करवा देते हैं उस डायग्राम को कि उसके नीचे ये 2 क्या लगे हुए थे, ब्रिस्टल्स, जिन्हें नाम कह देते हैं सीटी। तो सीटी प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्लस सर्कुलर मसल्स प्लस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये सारी चीजें मिलके इस ऑर्गेनिज्म की शेप मेंटेन कर रही हैं और डेफिनेटली उसको मूव करने में हेल्प कर रही हैं और उसे लोकोमोट करने में हेल्प कर रही हैं। राइट, सो दैट्स इट फॉर अर्थवर्म। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। सो लेट्स जंप टू द थर्ड पोर्शन ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे second type of skeleton. It is the second type of skeleton that is called as exoskeleton. बहुत दफा इसी चैप्टर में और इससे पहले भी आपको बताया गया एक्सो का मतलब आउटसाइड और एंडो का मतलब इनसाइड। अगर आप लोगों की बॉडी के हार्डर पार्ट्स बाहर हैं और सॉफ्ट पार्ट्स उसके अंदर सेव्ड हैं तो हम उसे बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। राइट, तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स के जो हार्ड पार्ट्स थे, हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे आर आउटसाइड, और जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है दे आर बेसिकली सेव्ड इनसाइड, वो अंदर प्रेजेंट है। तो हम उसे क्या नाम देंगे, एक्सोस्केलेटन। अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये वाला स्केलेटन कैसा होगा, जाहिर है हार्ड और रिजिड है। इट इज वेरी हार्ड, इट इज रिजिड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है। राइट, सवाल ये है कि अगर ये नॉन लिविंग है तो क्या इसकी नॉन लिविंग चीजें बॉडी के बाहर से साथ शामिल होती हैं? तो आंसर इज नो। इसको सेक्रीट करता है इस ऑर्गेनिज्म की स्किन का आउटर मोस्ट पार्ट, और आउटर मोस्ट पार्ट का नाम मेरे पास क्या था, एपिडर्मिस। इट इज सेक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। राइट, अब अगर एपिडर्मिस है तो क्या ये एक लेयर पे मुश्तमिल शेल है या 2 लेयर्स पे? तो आंसर इज देयर आर 2 लेयर्स ऑफ दिस वेरी स्केलेटन। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स आर 2। क्या इनके कोई नाम भी हैं? तो आंसर इज यस। पहले का नाम, पहली लेयर का नाम है मेरे पास क्या, एपिक्यूटिकल। एपी आपको बहुत दफा बताया, एपिडर्मिस। राइट, एपी का मतलब कैसा, आउटर मोस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, सच से हम लेते हैं एक अदद कॉकरोच को, ये हमने कॉकरोच ली फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वन, और इस पर्टिकुलर कॉकरोच के इस छोटे से पीस को हम लोगों ने मैग्नीफाई करके देखा तो मुझे पता चला कि एक इसकी बाहर वाली लेयर है, राइट, और एक इसकी अंदर वाली लेयर है, दिस वन। तो ये जो बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट, इट इज बेसिकली एपिक्यूटिकल। राइट, और अगर हम वही बात है इसकी बात करें नेचर की, तो इट इज अगेन नॉन लिविंग, इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी हार्ड। लेकिन ये तो बातें और जगह भी प्रेजेंट है। इसकी सबसे यूनिक खूबी ये है कि इट इज वेरी वेरी रिच इन वैक्सी लिपिड्स। और आपको पता है जो लिपिड्स हैं मेरे पास, दे आर बेसिकली देयर टू प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट वाटर। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अगर मैं इसकी नेचर की बात करूंगा तो इट इज वैक्सी, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, एंड अगर रोल की बात की जाए तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ये बैरियर के तौर पे काम करता है अगेंस्ट वाटर। तो इसीलिए जितने भी इंसेक्ट्स हैं दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन देयर बॉडीज। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स किसकी, दूसरे पार्ट की। आपको याद है ड्राइंग में मैंने क्या शो किया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो पतला सा है, और जो नीचे वाला पार्ट है, मींस नीचे वाला पार्ट, दैट इज द मोस्ट बल्की पोर्शन, एंड दैट वेरी बल्की पोर्शन इज कॉल्ड एज प्रोक्यूटिकल। आपके दोबारा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपके माइंड में कोई बात भूले नहीं कि ये मेरे पास ऊपर वाली लेयर थी, जिन्हों के मैंने ये बहुत थिन ड्रॉ की थी, दिस वन, और जो नीचे वाली लेयर है इट इज वेरी मच थिक। तो जो लेयर में अब ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड देन गोइंग डाउन, दिस होल थिक लेयर ऑफ द स्केलेटन, इट इज बेसिकली प्रोक्यूटिकल। इसका नाम
प्रोक्यूटिकल है। और इस ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट सी थिन लेयर का नाम मेरे पास क्या है? एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल, राइट। और ये जो मेरे पास एपिक्यूटिकल है, जैसे मैंने बोला कि इट इज द बल्कि, ये सबसे ज्यादा मोटी लेयर है। इट असाइंस मैस, ये मैस प्रोवाइड करती है। और अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं कि ये किस किस चीज के मिलने से बना हुआ है, तो आंसर इज वेरी सिंपल। Number one, its chief component is chitin, right? And this very chitin is definitely very tough and it is very very rigid, or you can also write it hard. अगर आपको rigid का लफ्ज नहीं याद आ रहा तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे हार्ड लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इट इज़ वेरी रिच इन पॉलीसैकेराइड्स, इसमें बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स भी शामिल होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर हमें बहुत सारी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी नज़र आती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी इसमें शामिल हो सकती हैं, राइट। लेकिन अभी भी अगर ये कॉम्प्लीटली हार्ड नहीं हुआ तो हम इसके अंदर एक और प्रोसेस कर सकते हैं, एंड दैट वाली प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्क्लेरोटिनाइजेशन। स्क्लेरोटिनाइजेशन। और कुछ केसेस में हम सेल्स को स्क्लेरोटिनाइज नहीं करते, उनकी वॉल्स में चीज़ डेपोजिट नहीं करते, बल्कि सम टाइम हम इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ कि बास केसेस में शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोक्यूटिकल, और बाज़ औक़ात वो सिर्फ स्क्लेरोटिनाइज हो चुके होंगे और सम टाइम ये सिर्फ काइटिन का होगा। हम अभी जनरल बात करें। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास अगेन एक्सोस्केलेटन बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आज के लेक्चर में हम सबसे सिंपल एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे। देखते हैं कि सबसे सिंपल एक्सोस्केलेटन हमें किस फाइलम में नज़र आता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे बताएं कि फ्रेश वाटर मज़ल का फाइलम कौन सा है, तो आप में से कोई स्टूडेंट आंसर दे सकता है। Only 2 or 3 voices, yes, perfect। कि इसका आंसर है मेरे पास, माय डियर स्टूडेंट्स, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो वाले ऑर्गेनिज्म कि जिनका शेल बहुत हैवी है, और दूसरे वो कि जिनका शेल बहुत लाइट है। कैन एनीबॉडी गेस कि अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म समंदर में रहता है तो उसका शेल हैवी होगा, या एक ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे रहता है तो उसका शेल हैवी होगा? तो आप फौरन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो समंदर में रहता है उसके ऊपर एक ह्यूज वाटर कॉलम है, तो उसको उतनी ही स्ट्रॉन्ग शेल की ज़रूरत है। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो मेरीन हैं, मीन्स बाइवेल्विया हैं, मेरीन ऑर्गेनिज्म बाइवेल्विया। आपको पता है कि बाइवेल्विया इज एन ऑर्डर ऑफ फाइलम मोलस्का। तो इसके शेल्स आप लोगों को रिच नज़र आते हैं इन CaCO3, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी हार्ड। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज़ वेरी वेरी हैवी। और इसके हैवी होने की लॉजिक बता चुका हूँ कि इनके ऊपर बहुत ही लंबा चौड़ा वाटर कॉलम है, उसको उन्हें फेस करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं गार्डन स्नेल की बात करता हूँ तो इसका जो शेल है, इट्स शेल इज़ वेरी लाइट। इट्स शेल इज़ वेरी लाइट। उसकी रीज़न मेरे पास ये है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन नहीं है, बल्कि इसके सिंपल सेल्स को क्या कर दिया गया है, स्क्लेरोटिनाइज कर दिया गया है। प्लस आप ये देखें कि इनके अंदर एक और फीचर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं, वो ये कि इन ऑर्गेनिजम्स के शेल में एक और प्लस पॉइंट भी है, वो ये कि इनका जो शेल है वो एज के साथ साथ बड़ा होता रहता है, राइट। और आप उन पर्टिकुलर शेल्स के ऊपर प्रेजेंट जो लाइंस हैं उनको काउंट करके आप इनकी एज के बारे में भी बता सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इनके स्केलेटन के मूवमेंट की, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये जो बाइवेल्विया है इसके वेल्व्स ओपन हो सकते हैं, और इसको ओपन करने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक एडक्टर मसल का पेयर होता है। व्हेन दीज एडक्टर मसल्स दे रिलैक्स, तो इनके शेल ओपन हो जाते हैं और इसमें से निकलता है बाहर एक फुट, और फिर इस फुट की अंडुलेटिंग मूवमेंट्स की वजह से ये वाले ऑर्गेनिज्म पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं।
और अगर हम लोग बात करते हैं स्नेल की, तो स्नेल वाले केस में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे हमें नजर आता है शेल के नीचे एक लिविंग मैस दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फुट, और इस फुट की मदद से ये वाला ऑर्गेनिज्म क्रॉल कर सकता है ऑन द ग्राउंड। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ बातें रिगार्डिंग दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन। कल हम बात करेंगे आप लोगों से मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन की, दैट इज प्रेजेंट इन नन अदर देन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो कल हम आप लोगों से आर्थ्रोपोड्स और उसके फीचर्स का डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। समझे, बातों को अपने माइंड में रखें और हमेशा अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने साथियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आपको कोई बात पता है, आप दूसरे लोगों से शेयर करेंगे तो इससे इल्म की शम्में और जलेंगी, रोशनी और फैलेगी, अंधेरा और कम होगा। इस दुआ के साथ कि आप रोशनी फैलाने में ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।